We are with Rahul Sharma, your friend and guide, and this is the final class for all those are going to give the paper on 30 from Indigenous Society. Sir, Indigenous Society का एग्जाम है. आपकी लास्ट वीडियो देखी थी जहां आपने डिस्कस की थी दो चीजें, that's the caste and gender. And now we have been talking about or waiting, seriously waiting for the videos of race and violence. तो ये दोनों को क्लियर करना, दोनों को समझना और कैसे मैक्सिमम मार्क्स ला पाएंगे ये जानना जरूरी है. सो हमें करना क्या है इस वीडियो में, लास्ट फेज में यही बताएंगे पेपर कैसा आने वाला है. गाइस हम पेपर कैसे डील करेंगे, पेपर को किन चीजों को समझना जरूरी है एंड हाउ कैन वी गेट द मैक्सिमम मार्क्स. सारे के सारे कॉन्सेप्ट ऑन टिप चाहिए एंड हाउ वी गोइंग टू ग्रैब द मैक्सिमम मार्क्स. इसको यहां से शुरू करेंगे. द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू ग्रैब द बेसिक स्टोरीज. सर स्टोरीज को समझना जरूरी है. व्हाई टॉक द रेस, रेस है क्या. सर रंग भेद, सीधे से हम तो रंग भेद डिफाइन करते हैं दो चीजों को. आप तो रंग भेद से दो चीजों को हाईलाइट करता है, बताता है कि गोरे काले का फर्क, वो फर्क कितना है, कैसे डील करते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं. हमें इन चीजों को आइडलाइज करना है. द फर्स्ट थिंग द ब्लैक आउट. सो व्हाट डज मीन द ब्लैक आउट, क्या स्टोरी लाइन है ब्लैक आउट की. ब्लैक आउट को कैसे समझ सकते हैं. इट बीन अ स्टोरी वेयर अ ब्लैक वाज बीन कमिंग आउट फ्रॉम डार्क and he come in front of a white girl, the girl from US, and she was being threatened while he seen the black, while she has seen the black just standing in front of her, and the one is demanding a matchbox as the girl is smoking on the time. She was smoking a cigarette, so nothing wrong with to ask for a matchbox. As she's speaking, she must have that, but उसने बोला that I don't have. Now she can just put it out the cigarette or the black one through her cigarette. हाँ, लेकिन काफी देर के बाद she do that, लेकिन करने के बाद उसने अपनी सिगरेट उठा के बाहर फेंक दी. तो ब्लैक को ना कहीं इंसल्टेड फील हुआ, सीरियस इंसल्टेड फील हुआ. यार व्हाट द हेल इज दिस, जस्ट बिकॉज़ आई एम ब्लैक एंड रियली शी इज डूइंग ऑल दिस. तो यहां उसने ना मतलब ही वाज इन एंगर, तो उसके बात करने द वे ऑफ ही टॉकिंग दैट बीइंग सिंबलाइज कि हां ये गुस्से में है बॉस. उसने हाईलाइट किया ना कंट्री रियली पीपल आर जस्ट मेल एंड फीमेल, not a black and white, no racism in our country. And she said nothing. Seriously, थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ एक ऐसा होता है कि ease होना शुरू होता है. Environment जो tense environment था वो ease होना शुरू हुआ. And at the moment her base came and she moved out. क्या define करते हैं सब black out. It's all the people. You can see the blackout is all about a story where a girl and a boy was being in an encounter. सिर्फ एक बस स्टैंड पे खड़े होना या एक लड़की का ब्लैक एरिया में फेयर का होना नहीं सर, वो एक बहुत ब्रेव सेल्फ स्टीम या बोलूं सेल्फ कॉन्फिडेंट लड़की थी. राइटर बहुत अच्छे डिपिक्ट किया उसको इन द बिगिनिंग. द राइटर डिपिक्टेड एवरीथिंग. लेकिन कैसे डील करते हैं हम ब्लैकआउट को पढ़ते हो, क्या क्या चीजें ध्यान रखते हैं. सर द गर्ल, हाँ द व्हाइट गर्ल, उसके क्या इंसिडेंट थे, किन चीजों को लेके चली, क्या क्या चीजें समझ दी. तो ब्लैकआउट को पूरा क्लियर करने के लिए हमें उन कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है जो कॉन्सेप्ट हमें बताते हैं कि किस तरह रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच फॉलो की जाती है. दैट इज ऑल अबाउट ब्लैकआउट. देन कम ऑन टू द नेक्स्ट फेज, दैट इज टेलीफोन कन्वर्सेशन. सो दिस इज द रियली गुड वन, आई मस्ट से द रियली गुड वन. मतलब व्हेन आई एम गोइंग टू हैव अ हाउस ऑन रेंट, तो मैं किसी भी जो भी लैंडलॉर्ड है उससे बात करूंगा डेफिनेटली. और लैंडलॉर्ड यहाँ पे बात कर रहा है आपसे विलिंग टू गिव द हाउस ऑन रेंट, बट अब जरूरी है कि मैं उसको बता दूं दैट आई बिलोंग टू नीग्रो फैमिली और नीग्रो बैकग्राउंड. तो मैं उसको बता देता हूँ, और जब मैं उसको बताता हूँ तो वो चेंजेस आते हैं बॉस. वो चेंजेस क्या होते हैं पहले इनको समझ लेते हैं. यहाँ एक नीग्रो को दिखाया जो कि एक फ्लैट में शिफ्ट करने वाला है, जिसकी लैंड लेडी से उसकी बातचीत फाइन हो चुकी है, ऑलमोस्ट सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे उसको लगा कि ना ही मस्ट इन्फॉर्म हर दैट ही बिलोंग्स टू नीग्रो कम्युनिटी. तो जब उसने बताया तो रिएक्शन कुछ ऐसा था जो एक्सपेक्टेड नहीं था. नाउ दे स्टार्ट सेइंग द सर्टेन क्वेश्चन दैट आर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, बट सर डाइजेस्ट नहीं हो रहे, सीरियस डाइजेस्ट नहीं हो रहे कि क्या है इनमें एंड हाउ थिंग्स आर बीइंग चेंजिंग. The first and the most important, I do ask one of those students कि क्या चीज़ है. So what is in the telephone conversation? Yeah, let me know. Telephone conversation basically depicts the idea that racism was one of the foremost things that was dominating society back in those days. Like the women says that how black are you? This simple this. So you need to point out these words. How black are you? Really black, black at what extent? You need to define the black. मतलब the metaphor that was being used by her, that was insulting.
He just said that how black really. अब यहाँ how black sir कितना black? He was being telling that really I'm like a really buddy and that one sir क्या था ये इंसल्टिंग था, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था उसको कि ना जरूरत से ज्यादा बात चल गई है और वो फोन पटकना दे, लास्ट में वही हुआ फाइनली दैट हैपेंड। क्योंकि यहाँ पे जब दोनों साइड से सर प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि आप किसी इंसल्ट करो तो एक लिमिट तक हर आदमी बर्दाश्त करता है, उसके बाद उसका वे भी बढ़ता है। That is all about telephonic conversation। तो टेलीफोन कन्वर्सेशन है क्या? अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ लिखा blackout, white girl and a black boy। टेलीफोन कन्वर्सेशन I am not mention anything over here। The reason, a simple reason था, क्योंकि ये पूरी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन थी। जो कन्वर्सेशन हाईलाइट करती है बेसिक चेंजेस क्या हैं, कैसे हम ह्यूमन प्रेडिक्टमेंट को हाईलाइट करते हैं। What does the basic limitation that was being mentioned in this particular play वो हमें समझना थे। Time to move to the next part, that is Harlem। So the poetry that tells about racism, the poetry that tells the scenario of the people those who been living in an apartheid state, they need to come out of it। How would they come out of it? The writer tried his best। मतलब अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे राइटर ने हर चीज को हाईलाइट किया, हर चीज को बचाने की कोशिश की कि वो क्या कर रहा है, व्हाट ही ट्राइंग टू से। वी शुड rise from the ashes, the blacks and the community, the black community, how the black community been really depicting each and every point, वो समझने जरूर थे। तो here we have the Harlem, the point depicts the problem of the Negroes in Harlem। सर हार्लेम एक जगह का नाम था, अगर आपको नहीं पता तो आई लेट यू नो दैट्स द नेम ऑफ प्लेस जिसको हाईलाइट किया गया, जहां पे नीग्रोज रहते हैं और उनको अपनी वैल्यू को डिफाइन करना पड़ रहा है। हाउ थिंग्स आर बीइंग चेंजिंग। सो डू यू वांट समथिंग फॉर द हार्लेम? In this poem, the poet depicts the condition of black men as they were compared to raisins that were burned out in the sun to be a proper अगर आप देखते हैं ना, अगर आप अपनी बुक्स को पढ़ते हैं तो वहाँ वो उसने हाईलाइट किया हार्लेम को, किशमिश लेके किशमिश का दाना जब जल जाता है तो कैसा हो जाता है। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट रियली वीडियोस ऑन रियली अदर थिंग्स दो बीन मेंशनिंग दैट व्हाट द हेल इज दिस। आई वोंट कंपेयर दैट थिंग क्योंकि वो कहीं और ही ले जाएगा हमें। इट बीन टेलिंग यू द नीग्रोस आर द वन हु हैव बीन बर्न्ड एंड दे बीन ट्रीटेड लोअर क्लास इन सोसाइटी such as the marginalized people, जिनको अवॉइड करते हैं कि यार बहुत नीचे हैं, शॉर्ट ऑफ, उसने उसको हाईलाइट किया। Been telling that things। Move on। To be such a disgust, white men usually preferred themselves as the superior ones, and they considered the black men quite inferior to others. Because of the sheer condition, the poet was able to shed some light on the sheer topic that they were quite behind in terms of everything, that was employment, in terms of rights and all everything, just for the sheer fact that they were black. So if you read all that, you will get to know that he is trying to mention each and every factor of society, while it's the employment matter, while it's the certain religious terms or the other things, the blacks are being far away, definitely they're far apart from the white people, because the whites have a superiority in the society, they do superior in each and every field. So the Harlem depicts the racism in all terms. Time to move to the next part, that is Still I Rise. This one is an essay that depicts about the casteism, the gender base and all that has been going on. As we know that this entire block do belongs to racism. So racism को ही हाईलाइट करेगा, हर चीज को डिफाइन करेगा। तो सर आपको ऐसा नहीं लगा कि सर सारी स्टोरीज तो बेसिक एक ही कास्ट लाइन को लेके चल रही है? They were telling the one thing, especially when you see Still I Rise and Harlem. Still I Rise, I know that I can be on that top priority because it doesn't matter that I belong to Negro, that I cannot rise. Still I can rise. तो यहाँ पे Negro के basis को define किया। Do you have any point regarding this? You? तो Still I Rise, these do really have no right regarding the Still I Rise। तो इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पोएट अपनी फीलिंग को हाईलाइट कर रहा है कि ठीक है सर्कमस्टेंसेस ठीक नहीं है, आई एम नॉट इन फेवरेट टर्म्स बट आई स्टिल कैन गो ऑन द टॉप ऑफ द सोसाइटी बाय द ऑल फील्ड्स। हर फील्ड में कहीं ना कहीं अपनी जगह मैं पा सकता हूं। दैट इज द मैसेज इन द एसे द स्टिल आई राइज। क्या सर्कमस्टेंसेस, सरकास्म, जेंडर बेस और सेल्फ रिस्पेक्ट।
This is all about the self-respect, the self-esteem that one should have. वो उसको कैसे डील करता है, क्या चीजें लेके आता है, दिमाग में क्या क्या चल रहा है उसको सारी चीजें हाईलाइट करनी है. This all based on stellarize, and I hope you guys are going to do this. Come up to the next one, jump. Completely a narrative term. हाँ ये थोड़ा अलग हो गया. अगर मैं बोलता हूँ सर इन दोनों को छोड़ के हम सीधा जंप पे आते हैं, जंप ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू, क्योंकि यहाँ एक स्टोरी लाइन है जहां पे डिपिक्ट किया गया एक आदमी जो अपनी कॉम्युनिटी को डिच करता है और ब्लैक्स को ज्वाइन करता है और वहां से रिसीव होता है. डेफिनेटली अगर आप किसी का बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होने वाला है. तो यहाँ स्टोरी लाइन में उसने क्लियर किया जंप. इसको शौक था बचपन में पैराशूट जंप करने का, इसलिए स्टोरी का नाम जंप डाल देगा. लेकिन इसके पेरेंट्स कभी अलाउ नहीं करते इसको, ना अलाउ हिम टू जंप फ्रॉम द पैराशूट, क्योंकि उनको उस चीज में डर लगता था. दे विल फियर, वो फियर यहाँ हाईलाइट किया गया. Sir, he was the one who was in a superiority, who belongs to white community, but he joined the blacks. इसको पकड़ा गया, इसको शौक था, फोटोशूट था, and he was being kept by the black ones. वो इसको यूज किया गया उसको, they have been used him by the putting the false promises कि आपको ये पोस्ट दे देंगे so and blah, but मिला कुछ भी नहीं. और आज ये एक होटल में 6th फ्लोर पे एक कमरे में अकेला है, जहां से नीचे देख रहा, और आज इसको टेम्पटेशन आती है दैट ही शुड जंप, बट नहीं, क्योंकि जंप का कोई फायदा नहीं होगा. पर्टिकुलरली इसके लिए स्पेशल वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं, जहां पूरी डिटेल में जंप को डिफाइन किया है. जंप है क्या, क्या क्या बता रहा है, किन चीजों को हाईलाइट कर रहा है, वो सारी चीजें हम ऑन टिप कर सकते हैं. वी कैन गो ऑन एनी एक्सटेंट टू क्लियर दिस पर्टिकुलर एसे, द जंप. सर जंप डेफिनेटली रेसलिंग को डिफाइन करता है. रेसलिंग क्या है, रेसलिंग में क्या होता है, उसके चेंजेस क्या आते हैं, एंड दोज हु रियली आर इन पावर सच एज दे आर ब्लैक, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर द ब्लैक्स टू. वो सिर्फ पावर को एंजॉय कर रहे हैं. वो आए थे ब्लैक्स के लिए कुछ करने के लिए, लेकिन वो सिर्फ आए थे. नाउ दे आर इन पावर एंड दे आर एंजॉयिंग देयर पावर, दैट्स ऑल. दे आर शोइंग टू द वर्ल्ड दैट दे आर डूइंग, बट नो, इन रियलिटी, इन रियल चेक, नथिंग इज चेंजिंग. Come up to the next phase. Return from the Swamis. Sir, return from the Swami. अगर इसको highlight करता हूँ या define करने की कोशिश करता हूँ, तो सर इसे war experience के bad patches define कर रहा है. ये वो soldiers हैं जो war से वापस आए हैं और इनके कोई भी experience अच्छे नहीं है. It all been telling the pains, really the things that have been gone through. In that instance, the soldiers who lost their dear ones, their friends, their family. And all the incidents those are being required to mention. Return from Swami. सर यहाँ पे राइटर के बारे में बताया गया, राइटर ने ये सब किया लेकिन उसका कोर्ट मार्शल नहीं हुआ, उसको फेवर किया गया क्योंकि उसका एक बहुत पर्सनल आदमी अच्छी पोस्ट पे था, वो वहां से आ गया, फिर उसने वापस ज्वाइन किया. उसके बाद क्या हुआ, एंड ही राइट डाउन दिस द रिटर्न ऑफ स्वामी. सर यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आफ्टर इफेक्ट्स को हाईलाइट किया गया. वो इज नॉट गुड फॉर एनीवन. तो यहां उसने उस चीज को जस्टिफाई किया, डिफाइन किया हर उस पेन को जो वॉर के अंदर होती है, जो वॉर में डिफाइन की गई है. सो वी कैन से द एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड पेन दैट वाज बीइंग बियर बाय द सोल्जर एंड ऑल द सैक्रिफाइसेस दे हैड टू पे ऑन दैट टाइम. तो रिटर्न फ्रॉम द स्वामी. नेक्स्ट वन, I'll take a break. Time for my students to work out DOS at the Doctrine of East. Yes, you. This poem implicates the idea of anti-war, that is, there is no glory in a subtle death. But if the poet contradicts his very own idea, that is, if you die doing right by your country and by your own side, then that truly is glorifying. But as for the sheer fact, according to the poet, she sees these visions of the people who are in dire need of her help, but she can do nothing as she is motionless and is terrified of those sights. Also, the next day, she tells her friend that if barely she had seen these sights, she would have been horrified by just the thought of it and would have realized or come to this realization that war isn't the solution and the death is of no glory until or unless it is for the good deeds of a nation. Until or unless the death is a good deed for the nation. That means to die for the country is a pathetic term we can glorify it. But to die have no glory in it.
तो डिफाइन कर देते हैं हम डॉलेसिटी एड्रेस प्रॉब्लम, उसने क्या हाईलाइट किया, सर यू ट्राइंग टू हाईलाइट द बेसिक मैसेज। अगर मैं चाहूँ तो इसको पूरा 15 से 20 मिनट लेके इसकी वीडियो को डिफाइन करूँ, हर लाइन को डिपिक्ट करता हूँ, लेकिन यहाँ मैं हाईलाइट करता हूँ कुछ बेसिस को जो आपको जानना नहीं। पोएट एक इल्यूजन में जा रहा है, जिस इल्यूजन में उसके साथ उसका पार्टनर या बोल सकते पार्टनर है जिनको चीजों को डील कर रहे हैं, एंड दे बीन डिफाइनिंग द लाइफ एंड द डेथ, एंड डेथ इटसेल्फ हैज नो ग्लोरी, किसी तरह की ग्लोरी नहीं, लेकिन हाँ अगर आप अपनी कंट्री के लिए फॉर द सेक ऑफ द कंट्री डाई, देन दे वी हैव अ ग्लोरी इन इट, जो डिफाइन कर दी। कम टू द लास्ट फेज फ्रॉम द रेस, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्टर। अगर मैं इसको चाहूं तो आई जस्ट गिव दीज टू टू द वायलेंस बिकॉज दीज डोंट बिलोंग टू द रेस। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए याद है कि आप कितनी जल्दी आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो these two I must say these two doesn't belong to the race, ये दोनों रेस को बिलोंग नहीं करते हैं। these two are the part of violence। सिर्फ आपको यहां रख के आइडेंटिफाई कर दिया गया कि आप कितनी नॉलेज रखते हैं कि क्या वायलेंस है और क्या रेस है। आपने डिस्क्रिप्शन किया या नहीं किया, कई बच्चों को तो यही नहीं पता कि यार कौन सा पार्ट किसका है और क्या करना है क्या नहीं करना। तो गाइस it's a high time, just 2 more days, actually 1 day, tomorrow, then 13 you guys have an exam. So I hope you guys are going to get each and every point clear. Come up to the next one, the conscious objector. Who is the conscious objector? Again you. The poet, through her lines, clearly depicts the problem that she fears oblivion, that is death. But to contradict her own facts, she says in her lines that although she is afraid of death and oblivion, but still she won't be a part of death's plan to execute her friends or her foes alike, so that if she does this, she will be no much of a sinner than anyone else is. Good one. The conscious objector, the one who really don't want to really force anybody to die just because of him or herself. Seriously, I know that I'm going to die one day, but I am not going to tell the address of my dear ones to the death, because it be a sin. Generally, it be a sin that I'm going to tell कि यार ये बंदा भी, ये बंदा भी, ये बंदा भी. When I die definitely. There's no issues, but I will not let the death to know the address of all my dear ones. Because when I'm going to tell the address of these one, that be my sin. तो यहाँ कॉन्शियस ऑब्जेक्टर को हाईलाइट किया है। जब हम कॉन्शियस ऑब्जेक्टर की बात करते हैं, we get disturbed ये किस चीज का ऑब्जेक्टर है, किस चीज को हाईलाइट कर रहा है, क्या चीजें बता रहा है। सर कहीं ना कहीं दोनों चीजें डेथ को लेके हाईलाइट कर दी, डेथ को लेके बताएगी, बट दोनों में बहुत फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। उसको डिफाइन किए, उसको हाईलाइट कर रहे हैं, उसके हर पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमारे लिए समझना जरूरी है। That how we guys are going to rule out और कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करते हैं। Time to move to the next part, that is the naming the parts. So what is the naming the parts? क्या है naming the parts? किस चीज की बात कर रहे हैं आप? the rifle, read the rifle that is being used by the people. अच्छा उसके कौन से parts हैं? One of the worst poetry in our course. Sorry to say, I don't like this poetry. कि इसमें कुछ भी नहीं, and somebody think that it is a beautiful poetry. So it's a perception that everybody have a different perception and everybody have different likes and dislikes. लेकिन अगर मैं बोलूं तो इस पोएट्री को मैं जगह नहीं था कि नेमिंग द पार्ट्स, यू बीन डिफाइनिंग द पार्ट ऑफ राइफल एंड द अदर वन, द इनमेट हु इज बीन टेकिंग द क्लास इज हैविंग हिज ओन इल्यूजन। सो वो हाईलाइट कर रहा है अपने आप को, किसी दूसरी जगह देख के, किसी बर्ड को देख के उसे कंपेयर कर रहा है। तो सर आई नीड टू टेक बाय माय वर्ड्स कि यार ये पसंद नहीं है, अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें फील करना है। सर इंग्लिश ऑनर्स ज्वाइन करते हैं हमें एक चीज सिखाएगी कि इल्यूजन वर्ल्ड में रहना सीखो। यू नीड टू इमेजिन, यू नीड टू हाईलाइट ऑल थिंग्स। आप बोरिंग में भी, बोरिंग चीज में भी आप अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं, अपने आप को हाईलाइट कर सकते हैं, अपने आप को प्लीज कर सकते हैं। तो यही वो किया उसने जब वो राइफल्स के पास था ना, द नेमिंग द पार्ट्स, वो अपने आप को कहीं और ले गया, कहीं और लेके सोचने लग गया। वो राइफल का नीचे वाला पार्ट क्या कराता है, तो स्विंग क्या है, वो लेवरेज क्या होती है, हाउ दे बीन चेंजिंग एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेलिंग दैट पार्ट्स, वो सब करना जरूरी था। उसको समझना जरूरी था ये कैसे चेंजेस आ रहे हैं।
तो गाइस डू वन थिंग, अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो जो भी हमारे पास मटेरियल है उसमें पीछे बैक क्वेश्चन दिए, 3 3 4 4 छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको प्लीज अभी ना रीड करके अपने वर्ड्स में लिख लेना। ऐसा नहीं कि उस समरी को क्लियर कर देगा, बट हाँ वो आपको एक अप्रोच क्लियर कर देगा लिखना कैसे। और यहाँ पे क्वेश्चन आता है दिमाग में कि सर क्या पेपर टफ आने वाला है। When you know the story, the plot, the basics, you can write on the answer in an easy version. And don't take tension guys, you can write on your own English, जो भी है जैसी भी है। अगर आपकी टेंस खराब है, अगर आपकी सेंस नहीं है, अगर आपको फ्लुएंटली लिखना नहीं आता, doesn't matter. You need to explain here. यहाँ पे आपको एक छोटी सी प्रिविलेज मिलती है कि अगर आप 12th स्टैंडर्ड वाली इंग्लिश दोबारा यहाँ लिख देते हैं ना, you'll get a chance. You'll get a chance that you can score good. And those who are in good command in English, they can excel. Seriously, they can score 60, 70 or 80% in this particular paper. सिर्फ एक जगह मेहनत करनी पड़ेगी। कहाँ? सर वो पोइट्री के जो टेस्ट आते हैं ना, आरटीसी शॉर्ट ऑफ पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन, उस पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए फिर एक अप्रोच है, आइडेंटिफाई करना। गिनती के 24, 24, 23 यहाँ आए, उनमें गिनती की 6 या 7 पोइट्री, सिर्फ 6 7। टेस्ट को 2-3 बार देख लो। छोटी सी एडवाइस, जो पोएट्री है उनके टेस्ट को, सब दिक्कत है मैक्सिमम स्टूडेंट तो चैंपियन लेके पढ़ रहे हैं, चैंपियन को पोएट्री दी नहीं। वो सो कोल्ड जो बच्चे देखते हैं उनमें हिंदी में पोएट्री दी है, तो सर हिंदी से इंग्लिश में कहाँ जाएंगे, हाउ कैन वी गो सर, इंग्लिश से हिंदी में तो हम आए थे, हिंदी से इंग्लिश में। तो उसके लिए एक काम करो, गूगल बाबा को यूज करो। गूगल बाबा सबके पास है, गूगल पे जाओ, उसको बोलो टेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पोएट्री, उसका नाम डालो, यू विल गोइंग टू गेट द टेस्ट। एक बार 2 बार क्या करो, स्क्रीनशॉट लो, सिंपल सा स्क्रीनशॉट लो, उस टेस्ट को 2 से 4 बार रीड करो, दैट्स प्रॉब्लम सॉल्व। दिस व्हाट यू नीड टू डू। जंप करते हैं आगे। General your tank is a powerful vehicle. So what in general your tank is powerful vehicle? It means the destructive power of that tank. So tank really is having a supreme power. The destructive power, it can destroy lots of things. A single tank really can play a important role in war. It has a destructive tremendous power that can do anything to your enemy in the battle of war. तो यहां पे उसने टैंक को हाईलाइट किया, सब पर्सोनिफाइड कर दिया, जरूरत से ज्यादा पर्सोनिफाइड कर दिया। मतलब इतना तो नहीं करना चाहिए, बट ही हैव डन दैट। और हमें समझना था कि एक्चुअली क्या हुआ, क्या चेंजेस आ रहे हैं, और हमें इस पॉइंट को अच्छे से ऑन टिप करना है। Generally, your tank is a powerful weapon because it's a weapon, not a vehicle. Sorry, it's a vehicle. मैंने weapon बोला, लेकिन गलती हो गई यहाँ, क्योंकि वो उसको मशीन की तरह यूज कर रहा है। He was not industrial machine, a powerful machine that can destroy lots of things. Jump up to the next one, the dog of Tatwal, one of the best. Sir, miss कर दिया आपने? नहीं miss नहीं किया। Next वाला important है, the last, second last. Sir, the dog of Tatwal. Sir, ऐसा लगता है कि ना third class human mentality से मिल रहे हैं आप यहाँ। थर्ड क्लास ह्यूमन मेंटालिटी। सर वो ह्यूमन मेंटालिटी में हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लिया उसने। सॉरी टू से इट्स माय कंट्री, आवर ओन कंट्री, बट वी हैव टू वर्क आउट द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन हियर। ये जानवर को नहीं छोड़ते यार। तो डॉग ही तो उसको डिफेंड किया गया, इंडियंस को मिला, इन्होंने उसके गले में पट्टा डाला, शॉर्ट आउट, और वो खाना खाने आता था, वो चल रहा है। पाकिस्तान में चला गया, उन्होंने उसके मुंह में अल्लाह कुछ डाल दिया, चलो यहाँ चला गया। अब इन दोनों के लिए गेम हो गई, और इसी गेम से एक बैटल शुरू हो गया, जिस बैटल में गया कोई नहीं, सिर्फ उस कुत्ते ने बेचारे कुत्ते की मौत जीवी। सर व्हाट द हेल इज दिस, व्हाई यू यूजिंग दैट ब्लडी लैंग्वेज, दैट इज, बट सॉरी टू से यू नीड टू फील दैट। हमारे लिए जरूरी कि हम समझें क्या, वो आपको साइकोलॉजी दिखा रहा है, ह्यूमन साइकोलॉजी, बिकॉज कमिंग फ्रॉम इंडियन साइड इज इंडियन डॉग। ओ शूट दैट इंडियन डॉग राइट नाउ। No, it's coming from Pakistan really. It becomes Pakistan dog. You need to shoot it. What actually is going on? It's all about the psychology of human, how the humans are being responding to the certain different situation. They won't allow really even the animals to part from here to there, because it's from the enemy side. और जब कोई enemy side से, तो we are not going to let him come in our side. तो होपफुली इसको जरूर करेंगे। तो गाइस, जब मैं बात करता हूं वायलेंस की,
द घोस्ट ऑफ मिसेस गांधी, द क्रॉनिकल पीकॉक एंड द रॉबर्ट अटवाल। इन तीनों पे बहुत ध्यान देना है, सीरियसली बहुत ध्यान देना, पेपर में कंफर्म क्वेश्चन मिलेगा आपको। कम टू द नेक्स्ट फेज, द क्रॉनिकल ऑफ पीकॉक। सर अभी 2 दिन पहले इसकी वीडियो डाली है मैंने, आप पूरी डिटेल में देख सकते हैं। सर द घोस्ट ऑफ मिसेस गांधी अगेन वीडियो है, लेकिन आप बीट करूंगा, जिन्होंने पहले नहीं देखी तो यहां समझ लेंगे। द क्रॉनिकल पीकॉक कहीं ना राइट ट्रेड डिस्टर्ब है, उसने पता नहीं किस किस को ले लिया। क्रॉनिकल पीकॉक 1998 पोखरण एक्सपेरिमेंट, द इंडिया बिकम अ न्यूक्लियर पावर। सर सारे पीकॉक उड़ गए राजस्थान के सारे। उसने पेपर हेडिंग पढ़ी, और जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं हिंदुस्तान में कुछ ज्यादा की, ठीक है, इनका दिमाग ज्यादा चल जाता है, तो इसने उसके ऊपर वो ज्यादा ये लिख दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, आपने वो कर दिया, फिर वो अपने आप को कहां ले गया सर, वो अपने आप को ले गया महाभारत के टाइम में, एट द वॉर इन कुरुक्षेत्र, जहां पे 2 ब्रह्मास्त्र चले थे, फ्रॉम द अर्जुन साइड एंड फ्रॉम द अश्वत्थामा। सर अश्वत्थामा होता सर ये गुरु द्रोणाचार्य का बेटा था, दोनों चलाए, ब्रह्मा जी आए, उन्हें बोला वापस ले, अर्जुन ने डेफिनेट लिया, उसको पता था, उसको नहीं आता, उसने डायरेक्शन चेंज कर दी। डायरेक्शन चेंज अच्छी तो की नहीं होगी, तो उसके बदले उसे पनिश किया गया बाय लॉर्ड कृष्णा। उसको बोला गया तू भटकता रहेगा जब तक ये अर्थ रहेगी। तो अकॉर्डिंग टू आवर मैथोलॉजी आज भी कहीं ना कहीं भटक रहा होगा, जिंदा तो होगा, कहीं ना कहीं भटक रहा होगा। तो जब ये हमारा ऑर्थो आ जाता है, उसको लगता है कि वो बैड सॉल उसको फॉलो कर रही है। फिर दिल्ली में भी आया इंद्रप्रस्थ, सर ये भी उन्हीं से कनेक्ट थी, पांडवा से। तो इंद्रप्रस्थ में उसको पीकॉक को याद है, पीकॉक यहाँ भी थे, तो यहाँ से पीकॉक खत्म हो गए। दिल्ली भी ना इंडस्ट्रियल सिटी नाउअडेज इट्स अ कंप्लीटली अर्बन सिटी, यहाँ कुछ ग्रीनरी नहीं है, बॉस पहले क्लियर कर लेते हैं, तो हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, हाउ थिंग्स आर चेंजिंग। देन वी नीड टू नोट द बेसिक फैक्टर्स, फैक्टर्स कैसे चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को हम कैसे नोट करेंगे, एंड हाउ दीज आर गोइंग ऑन। कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे रूल आउट होते हैं, और कौन सी चीज हम समझेंगे, ये सब बताया हमें क्रॉनिकल ऑफ पीकॉक में। Then we'll come to the last phase, the ghost of Mrs. Gandhi. Right, the ghost of Mrs. Gandhi, सर इंदिरा गांधी की बात कर रहा हूँ। सर कब मरी थी? 1984। और ये न्यूज कहाँ आई थी? सबसे पहले पाकिस्तान ब्रॉडकास्ट से आई थी, that Mrs. Gandhi was being shot by her own bodyguards. So it is अगर वो सिक्स थे तो what's wrong in it? But the entire history of Indian nation was being changed on that day. Just as because the 2 bodyguards belonged to Sikh community, Sikhs were burned alive on Delhi roads. And on that time there was a Congress government, and government never really ever bothered to stop all that. Everybody knows that it's the government's hand, government can stop everything at a moment, just at that moment they can order army. It will be settled out within a 15 minutes. But no, there is no action being taken by government, the police and any political authority. And the Sikhs were dying everywhere on road. They've been burned alive. सर ये सारी सूचना अमिताभ घोष ना रियल फेज में दी, उसने पूरी एक विजनरी दे दी that what actually was going on. He was living at Chanakya in Delhi at that time. He had mentioned the incidents, the families of Bawas, Sardar families of Bawas that were being mentioned, and the role of that Bawarchi was sort of someone who just said light कि यार वो तो शिफ्ट हो गए, 2-4 दिन पहले चले गए यहाँ से, and the role of ladies, those making march again, that gunda, sort of gundas जो आए थे मारने के लिए, and that lady you must forget that too, वो बस में जिसने सरदार को बजाया था, to hide in a bus seat. So this story when you read it ऐसा लगता है कि यार what the hell is going on, actually हुआ क्या होगा। अगर ऐसा हो तो सर we can imagine now, we cannot and we don't want to be, but actually this was a black day in Indian history. वो हुआ था, फैक्ट है, और लोग भूल नहीं पाएंगे, जिनके साथ वो कभी नहीं भूल पाएंगे, लेकिन उसको बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया। When you read out these, you get to know everything. That is that the real Indian politics, क्योंकि सिर्फ उनकी पार्टी के किसी एक नेता, बड़े नेता, जनरली एक बड़े नेता
तो वो मार दिया गया और मारने वाले बाय द चांस उसी के बॉडीगार्ड जो दो सिक्स थे, तो सारे के सारे सिक्स गलत हो गए। हाउ कैन यू से दैट? ये टर्म्स हैं जिनको हम भूल नहीं पाएंगे और चीजें परसीव करती हैं। तो द मास्टरपीस इन पर्टिकुलर इंडियन सोसाइटी इज नन अदर देन द घोस्ट ऑफ मिसेस गांधी। दैट्स आई ऑलवेज से दैट यू हैव टू नोट द घोस्ट ऑफ मिसेस गांधी। इसके सारे पॉइंट्स और कॉन्स को ऑन टिप करना जरूरी है। देन यू बी एबल टू अचीव व्हाटएवर यू ड्रीम हो गाइस। अब करना क्या है पहले जानते हैं। पेपर कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा? सिंपल सा केस, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बोला आर्टिस्ट को ऑन टिप कर लेंगे, आराम से होती है। पोएट्री के पार्ट को इजी करेंगे, स्टोरीज तो आप ऐसे ही आइडेंटिफाई कर लेंगे। देन जब बातें लिखने की तो हमारे पास पूरा एक दिन है। यू हैव टुमारो, कंप्लीट टुमारो गाइस। तो प्लीज डू वन थिंग, प्लीज डू वन थिंग, आंसर्स लिख के देखें। अभी के अभी आंसर लिखना शुरू करें। The more you do, the more you get, and I know that you guys are going to do your best. तो all the very best। हाँ, अच्छी लगी हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो, शेयर करो इस वीडियो को उन सबके साथ जिन्होंने एग्जाम देना है, ताकि वो जान पाए। और पिछले सेशन को, लाइव सेशन को अभी के अभी देखो, आपका पूरा कोर्स ऑन टिप हो जाएगा। मिलते हैं जल्दी छोटे से ब्रेक के बाद।